Hello friends, this is Kartar Singh here. I welcome all of you in my class. Daffodils हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में और हमने उसकी थियरी, उसका टेक्स्ट पूरा पढ़ लिया है. नाउ वी आर हियर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बेस्ड स्पेशली ऑन आरपीएससी एग्जाम्स. उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग यहाँ सॉल्व करने की सोच रहे हैं. अब बल्कि सोच क्या रहे हैं, कर रहे हैं. ठीक है ना. और उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे, क्या आंसर होगा, क्यों होगा, एक एक बात को समझते हैं. आई होप यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस पोएम. डैफोडिल्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी है उसके क्वेश्चन आंसर्स की बात करने वाले हैं हम लोग. देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर. हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट अ ग्लैंस. एक ग्लैंस में, एक नजर में उसने कितने डैफोडिल्स देखे थे. 2011 में क्वेश्चन पूछा गया. तो उसने 10,000 देखे थे, 20,000 देखे थे, 10 देखे थे, केवल एक ही देखा था. उसने 10,000 देखे थे. और आई होप की बात आपको अच्छी तरह से याद होगी. तो इस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे क्या. जो पोएम मैंने आपको पढ़ाई, जो मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट बातें पढ़ाई, क्या आप उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो डेफिनेटली आई होप कि आप यही कहेंगे कि यस सर, हमें पता है कि 10,000 ने उसका जिक्र किया था और उसमें हाइपरबोली भी थी. तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना 10,000 हो गया. अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. देखिए, वेयर डिड द पोएट सी द डैफोडिल्स. उसने डैफोडिल्स को देखा कहाँ. ये भी 2011 में आया क्वेश्चन नंबर 2. और उसने कहा देखा था. एक झील, लेक के किनारे, पेड़ के नीचे, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज. तो अलोंग द मार्जिन ऑफ रिवर, नदी के किनारे नहीं. मार्जिन ऑफ पॉन्ड, तालाब के किनारे नहीं. मार्जिन ऑफ अ बे, यस, ये दे रखा था उसमें, मार्जिन ऑफ अ बे. एक बे का मतलब यहाँ पे लेक था, मार्जिन यानी शोर या किनारा था या बैंक था. तो अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, ये वाली बात थी. तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी. आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, थर्ड की तरफ. व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग. डैफोडिल क्या कर रहे थे. वो डांसिंग कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे, वो टॉसिंग कर रहे थे. ठीक है ना. तो ऐसा कुछ था. वेंडरिंग ओवर द क्लाउड्स, क्लाउड्स के ऊपर वो वेंडरिंग कर रहे थे. नहीं, डैफोडिल ये काम नहीं कर रहे थे. ये थर्ड क्वेश्चन है 2011 में. यानी कि डैफोडिल से 3 क्वेश्चन आ गए. क्या कर रहे थे डैफोडिल. फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ये काम डैफोडिल्स ने क्लाउड्स कर रहे थे. ये भी गलत हो गया. स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, चमकती हुई वेव्स इन ग्ली, खुशी में, नहीं, ये मतलब ही नहीं है. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने हेड्स को टॉसिंग कर रहे थे, स्प्राइटली खुशी खुशी डांस कर रहे थे. बिल्कुल अपना आंसर हो जाएगा डी. थर्ड का आंसर होगा डी. ठीक है, वो टॉसिंग कर रहे थे. क्या कर रहे थे दोस्तों, वो टॉसिंग कर रहे थे. ठीक है, डी आंसर हो जाएगा. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. 3 क्वेश्चन आ गए 11 में से. अब 2014 का क्वेश्चन आ गया. 3 2 2 3 ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक पोएम में से. वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स, जो खूब सारे डैफोडिल्स थे उसकी कंपेयर किससे करता है डैफोडिल्स पोएम में. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे, बिल्कुल सेकंड स्टेंजा में था. वो कंपेयर करता है डैफोडिल्स की मिल्की वे में जो स्टार्स है ना बहुत सारे, उनसे. तो यस, ये आंसर हो जाएगा. और कहीं आगे ध्यान रखनी है. ओशन की वेव से करता है, इवनिंग स्काई में बर्ड से करता है, स्ट्रीवन लीव्स इन ऑटम, नहीं, इनसे किसी से नहीं. वो कंटिन्यूअस स्टार्स जो फैले हुए हैं, नेवर एंडिंग, ठीक है ना, उनसे वो कंपेयर करता है. ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सिरों को हिला रहे थे, डांस कर रहे थे. तो ये कौन डांस कर रहे थे, डैफोडिल्स. डैफोडिल्स डांस कर रहे थे ह्यूमन बीइंग्स की तरह. इसका मतलब इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन हो गया. तो अपना फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्सोनिफिकेशन. ठीक है, वो जो डैफोडिल्स थे वो डांस कर रहे थे पर्सन्स की तरह, इसलिए इसमें जो है वो पर्सोनिफिकेशन है. अगला है वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन
जो वर्ड्सवर्थ है वो डैफोडिल्स को रिकलेक्ट करता है, उनको याद करता है, वापस डैफोडिल्स को याद आते हैं, फ्लैश अपॉन होते हैं जब वो वैकेंट और पेंसिव मूड में होता है और अपने काउच पर वो लेटा हुआ होता है। समर इवनिंग में, वैकेंट और पेंसिव मूड में, बिल्कुल वैकेंट और पेंसिव मूड में जब वो होता है तो उसको फिर डैफोडिल्स रिकलेक्ट होते हैं, याद आते हैं। ओल्ड एज में नहीं, दूसरे कंपनी में नहीं, जो अकेला होता है वैकेंट और पेंसिव मूड में। वैकेंट मतलब थॉटलेस और पेंसिव मतलब थॉटफुल ऑफ सैडनेस। ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। वेयर एग्जैक्टली, अलग अलग 14 के खत्म हो गए, 16 के शुरू हो गए। Where exactly did Wordsworth first espy? सबसे पहले वर्ड्सवर्थ ने कहा देखा था the 10,000 daffodils mentioned in his poem? उसकी पोएम में जो 10,000 daffodils के बारे में बात कर रहा है, उसने सबसे पहले उसकी नजर कहाँ पड़ी थी? वही जो मार्जिन ऑफ बे कह दो, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज कह दो, नदी झील के किनारे। तो हाई ऑन द हिल्स पे देखा था, मिल्की वे में देखा था, या बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज देखा था? बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिसाइड द ट्रीज नहीं, बिसाइड द लेक देखा था। बात एक एक समझ आ रही है? तो टेक्स्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर आप सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं। तो हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 2016 का क्वेश्चन था, When according to Wordsworth do the daffodils flash upon his inward eye? डैफोडिल्स के जो पौधे हैं वो कब उसकी इनवर्ड आई में, कब उसके ख्यालों में आते हैं, कब उसके दिमाग में, माइंड में आते हैं? जब वो पेंसिव मूड में होता है, जो वैकेंट मूड में होता है तब आते हैं, जब वो अपने काउच पर लेटा हुआ होता है तब आते हैं, जब वो लॉनलीनेस में होता है तब आते हैं। वैन इज इन जोकंड कंपनी, जब वो जोकंड कंपनी में होता है? नहीं। वैन इज इन वैकेंट एंड पेंसिव मूड, जब वो वैकेंट और पेंसिव मूड में होता है तब आता है। मतलब ये क्वेश्चन एक तरह से रिपीट हो गया है। वैकेंट और पेंसिव मूड में जब होता है तब उसको वो फ्लैश अपॉन इन द आई, तब वो आता है। तो 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इसका आंसर हमारा हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। ये भी 2016 में आया, यानी कि 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। 3 इन 2011, 3 क्वेश्चन इन 2014, 13-14 एंड 3 क्वेश्चन इन 2016 पेपर। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वही लाइन आ गई। उसके अचानक दिमाग में वो डैफोडिल्स आते हैं। दे मतलब डैफोडिल्स। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि सॉलिट्यूड का एक ब्लिस है। जब आप एकांत में हो तो तभी ये खुशी मिलती है, तभी ऐसी पुरानी चीजें हमें मेमोरी याद आती हैं। तो व्हाट इन वर्ड्सवर्थ पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई? इस डैफोडिल्स पोएम में उसके दिमाग में क्या आता है? ये देख किसके लिए, कौन आता है? स्टार्स आते हैं, लॉनली क्लाउड्स आते हैं उसके दिमाग में, वेल्स एंड हिल्स आते हैं, या उसके दिमाग में डैफोडिल्स आते हैं? बिल्कुल उसके दिमाग में कौन आते हैं? डैफोडिल्स आते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आंसर 9 का हो जाएगा डैफोडिल्स। 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद। Which two words rhyme in the last 2 lines of the first stanza? जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा था उसकी लास्ट की 2 लाइनें डैफोडिल्स की कौन सी थी, और उसका जो 2 वर्ड्स थे जो राइम करते हैं उसके अंदर वो कौन से थे? तो आपको ध्यान होगा जो पहली जो स्टेंजा है उसमें शुरू में था I wandered lonely as a cloud, ठीक है ना। फिर था वो जो क्लाउड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? फ्लोटिंग कर रहे हैं ओवर वेल्स एंड हिल्स, तो हिल्स था। फिर वो था डैफोडिल्स की, उसने क्राउड देखी, होस्ट देखा, तो क्राउड वर्ड था वहां पर। फिर उसने कहा कि मैंने वहां डैफोडिल्स देखे, तो डैफोडिल्स था। और फिर लास्ट में था वो बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज और इन द ब्रीज। तो ये पहला स्टेंजा था और उस पहले स्टेंजा के ये 6 लाइन थी। तो ये पूछ रहा है विच 2 वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसकी लास्ट की 2 लाइनें ये हैं, इनमें कौन से 2 वर्ड राइम कर रहे हैं? तो राइम करने के लिए मैंने बताया था कि कविता की लाइन के प्रत्येक लाइन का जो अंतिम जो शब्द होता है उसका जो लास्ट स्ट्रेस सिलेबल और उसके बाद बचे हुए जो रिमेनिंग स्पीच साउंड्स हैं उनका जो मिलके साउंड बनता है उससे राइम बनता है। तो ट्रीज में ईज और ब्रीज में ईज, ईज ईज, इससे बना था
तो यहाँ लाइन थी A B C तो लास्ट के दो वर्ड कौन से थे? लास्ट दो लाइन के ट्रीज और ब्रीज, तो ये आंसर होगा। ये किसमें दे रखा है? ट्रीज एंड ब्रीज, ए में दे रखा है, ठीक है ना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इस लाइन के अंदर यहाँ पे था, आई एंड लाई था नहीं, ग्लैंस एंड डांस किसी और दूसरे स्टेंजा में था। तो आई होप बात समझ आ गई आपको। ट्रीज एंड ब्रीज करके आपका 10th का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, Wordsworth describes the daffodils a host. Host here means जो डैफोडिल्स की पोएम है ये आ गया 2020 में, लेटेस्ट जो पेपर हुआ आपका उसमें आया क्वेश्चन है। 2020 का सेकंड क्वेश्चन हो गया कि डैफोडिल्स में तो ए होस्ट वर्ड आया किसके लिए? तो होस्ट जो है वो एक भीड़ के लिए है, फ्लावर्स के नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है, एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स या एक ग्रुप ऑफ एंजल्स, खूब सारे जो फ्लावर्स थे उनके लिए होस्ट यूज किया था इस पोएम में पोएट ने। तो समवन हु एंटरटेन्स बाय इनविटेशन, ये भी होस्ट का मतलब होता है कि जब कोई इनवाइट करता है तो जो आपको एंटरटेन करते हैं उन लोगों के लिए। तो लेकिन यहाँ पे ये अर्थ नहीं है इस पोएम में। ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स अनदर इनसाइड, नहीं। ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे जो फ्लावर्स थे उनकी आर्मी को उनके ग्रुप के लिए यूज हुआ है, आर्मी ग्रुप के लिए आता है। तो आंसर ना सी हो जाएगा इसमें। होस्ट का मतलब ए होल आर्मी ऑफ फ्लावर्स, ए नंबर ऑफ फ्लावर्स, ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 2020 से पूछा गया, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। एक लाइन है, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो ऐसे फैले हुए थे जो लाइन कभी खत्म ही नहीं होती, कभी ना खत्म होने वाली, जहां तक दूर तक देखो, एज फार एज यू कुड सी, यू कैन सी, यू सी ओनली डैफोडिल्स। डैफोडिल दिखाई देंगे आपको। तो ये इतने ज्यादा डैफोडिल थोड़ी हो सकते हैं, तो हाइपरबली यूज कर लिया फ्रॉम द पोएम। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? हाइपरबली है। कौन सा है इसमें दोस्तों? हाइपरबली का यूज किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन द पोएम डैफोडिल्स द वर्ड जोकन, जोकन का मतलब क्या था? खुशी, जॉय, मैरी, हैप्पीनेस। तो मेलनकली, बोरिंग, जोयस, हेटफुल। तो जोकन का मतलब है जोयस, खुशी से भरा हुआ। तो है ना जोकंड कंपनी, और डैफोडिल्स की जो जोकंड कंपनी है उससे उसको बड़ी खुशी होती है पोएट को, वर्ड्सवर्थ को। तो जोकंड का मतलब है जोयस था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 14। विलियम वर्ड्सवर्थ डायड इन द ईयर। इस तरह क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है डेट वाइज, बट हाँ 2020 के स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया। बट कोई बात नहीं, हम पढ़ चुके हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ में बेसिक चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा कि 1770 में वो उनका बर्थ हुआ और 1850 में वो एक्सपायर हुए। तो 1850 वाला आएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 14 का बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 10,000 सो आई एट अ ग्लैंस, कई बार आ चुका है क्वेश्चन लाइन के ऊपर भी। दिस लाइन फ्रॉम डैफोडिल्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस चीज का एग्जांपल है? एक तो कह रहा है 10,000, इतने गिने थोड़ी थे, उसमें हाइपरबली है। सो आई इनवर्जन है, एक ही नजर में देख लिया उसने, एक ही नजर में 10,000 देख लिए, तो ये तो फेंका फाकी हो गई, ये तो एग्जैगरेशन हो गया। तो हाइपरबली भी है, इनवर्जन भी है। अब देखो ऑप्शन में क्या है, ये विजुअल इमेजरी है, ऑडिटरी इमेजरी क्वेश्चन पूछ लिया। यस, तीसरी बात है कि मैंने इमेजरी भी तो है, बट इमेजरी कौन सी है? विजुअल, दिखने वाली। क्या आपको जो कविता लिखता है लाएंगे तो क्या आपको खूब सारे डैफोडिल्स आप इमेजिन कर सकते हैं क्या? इमेज बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो विजुअल तो है ही। ऑडिटरी मतलब सुनाई देता है कुछ? नहीं। ऑल फैक्ट्री मीन्स आपको ऐसे ऐसे गंध सी आती है, स्मेल से जुड़ा हुआ है, सेंस ऑफ, है ना, स्मेल। तो ये ऑल फैक्ट्री इमेजरी है। गंध आने, कुछ गंध आती है इसको पढ़ करके? नहीं। टैक्टाइल मतलब टच करना, ये टच करने वाली इमेजरी है। तो कैसा कुछ ऐसा लगता है कुछ आपको चीज टच कर रही है, कुछ छू रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा विजुअल इमेजरी। 10,000 सो आई, मैंने देखा, विजुअल, विजन देखा, विजुअल देखना होता है, सो आई एट अ ग्लैंस। तो विजुअल इमेजरी है दोस्तों, साफ साफ पता चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Where had Wordsworth seen the daffodils? वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स कहाँ देखे थे? सिटी पेमेंट में, लेक आइल ऑफ इनिसफ्री में,
वोट्स बियॉन्ड गो बैरो पार। जब वो गैजमेयर जा रहा था अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, तो जब वो जो वुड्स आए बियॉन्ड गो बैरो पार्क, वहां उसने उन डैफोडिल्स को देखा था। तो अपना आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द अर्लियर टाइटल ऑफ द पोएम डैफोडिल्स। डैफोडिल्स का पहले वाला टाइटल क्या था? पुराना टाइटल क्या था इसका? जो इस पोएम की फर्स्ट लाइन थी वही, आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। गोल्डन डैफोडिल्स, डांसिंग डैफोडिल्स, जोकंट कंपनी, या आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। यस, दिस इज द आंसर। ये पहला टाइटल था, शुरू का टाइटल था। बाद में इस टाइटल को चेंज कर दिया वर्ड्सवर्थ ने और बना दिया डैफोडिल्स। आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज एन एग्जांपल ऑफ एज अ क्लाउड। ये साफ साफ सिमली का तो बहुत जबरदस्त एग्जांपल है ही। फिर एज अ क्लाउड की तरह लोनली, तो लोनली क्लाउड का पैराडॉक्स का भी एग्जांपल है। और आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड, मैं क्लाउड की तरह मैं भटक रहा था, मतलब क्लाउड भी भटकता है। तो जैसे आदमी भटकता है, इंसान भटकता है, क्लाउड भी भटक रहा है। तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है, पर्सोनिफिकेशन भी तो है। अब एग्जाम में तीनों साथ में नहीं देगा, अगर दे भी देगा तो चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज, अदरवाइज द क्वेश्चन विल बी डिलीटेड, नो डाउट। बट अब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दे तो आंसर वो हो जाएगा। इसने पहले मेटाफर दिया, दूसरे में सिमली दिया, हाइपरबोली दिया, एडिशन दिया, तो केवल इन तीनों से सिमली दिया है यहाँ पर। तो आंसर अपना बी हो जाएगा। बी आंसर करेंगे हम लोग 18 का बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द डैफोडिल्स इन द पोएम? इस पोएम में डैफोडिल्स का कलर कौन सा है? तो क्या उसका येलो कलर है? देखो येलो कलर होता है डैफोडिल्स का, नो डाउट। बट इस पोएम में क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ द डैफोडिल्स इन द पोएम? तो यहाँ पर ना येलो कलर मेंशन ना करके गोल्डन डैफोडिल्स उन्होंने दिया था। तो अगर गोल्डन है तो ज्यादा अच्छा आंसर वो होगा, बिल्कुल है, डी आंसर होगा। अगर गोल्डन नहीं होता, येलो होता, तो येलो फिर करना ही पड़ता क्योंकि येलो कलर ही होता है। बट यहाँ पे मेटाफोरिकल यूज किया था गोल्डन कलर का, तो गोल्डन अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द पोएट, जो सेकेंड स्टेंजा है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स स्ट्रेच इन द मिल्की वे, उस सेकंड स्टेंजा में द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स। जो पोएट है वो डैफोडिल्स को कंपेयर करता है किस चीज से? मून से, स्टार से, सन से, गैलेक्सी से। स्टार से करता है, वो स्टार जो गैलेक्सी के अंदर है, जो मिल्की वे में है। तो गैलेक्सी बड़ा तो आया नहीं, वहां पे स्टार बड़ा है था, स्टार भी जो मिल्की वे में, बट कंपैरिजन वो स्टार से ही कर रहा था। तो अपना आंसर इसमें बी हो जाएगा। 20th का आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए, व्हाट डज द वर्ड ग्ली, ग्ली का मतलब क्या है इस कविता में? ग्ली मतलब खुश होना है, हैप्पीनेस है। तो क्या दे रखा है? सैड, ए लार्ज नंबर ऑफ, हैप्पी और लाफ। बिल्कुल हैप्पी होगा, खुश होना होता है ग्ली। तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं, और आपको सिंपल इसलिए भी लग रहे होंगे क्योंकि आपको सारी बातें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन द पोएम? इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा फ्रेज इस पोएम में नहीं आया? जोकंट कंपनी आया है, स्प्राइटली डांस करते हैं वो डैफोडिल्स आया था, स्पार्कलिंग वेव, चमकती वेव आया था, होस्ट ऑफ स्टार्स नहीं, होस्ट ऑफ डैफोडिल्स था, होस्ट ऑफ डैफोडिल्स है, स्टार्स बढ़िए, होस्ट ऑफ स्टार, स्टार्स का होस्ट कहीं नहीं आया। तो ये वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 23rd, द वर्ड वैकेंट इन द पोएम मीन्स, वैकेंट का मतलब क्या है? खाली दिमाग, जब विचार नहीं चल रहे हो। थॉटफुल, थॉटलेस, वैकेंट का मतलब होगा थॉटलेस, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकेंट के बाद ये पूछ रहा है पेंसिव का क्या मतलब है? थॉटफुल, थॉटलेस, हैप्पी, नन। थॉटफुल है, थॉटफुल मतलब वो विचार यहाँ पर उसके दिमाग, मतलब पेंसिव ऐसे होता है जब आपके दिमाग में दुखी विचार आते हैं, तो आप थॉटफुल हैं बट दुखी है भी है साथ में, सैड आपके पास थॉट्स आ रही हैं, तो थॉटफुल होता है। 24 का ये ए हो जाएगा। पेंसिव मतलब थॉटफुल, वैकेंट मींस थॉटलेस। व्हाट इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड ऑफ वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ की सॉलिट्यूड, एकांकीपन जो है, उसका अकेलापन, लोनलीनेस, उसका सॉलिट्यूड है, उसका क्या ब्लिस, उसकी क्या खुशी मिलती है उसको? जब वो लोनलीनेस में रहता है, सॉलिट्यूड में रहता है, तो फिर एक ब्लिस, एक खुशी मिलती है। वो खुशी क्या है?
इमेज ऑफ द क्लाउड्स, उसको क्लाउड्स की इमेज दिखाई देती है। इमेज ऑफ द वेव, उसको वेव्स की इमेज दिखाई देती है, लहरों की। इमेज ऑफ द डैफोडिल्स, यस, ये फ्लैश अपॉन होता है, डैफोडिल्स की इमेज उसे दिखाई देती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यस। क्वेश्चन नंबर 26, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, डैफोडिल्स की तुलना कर ली स्टार से और एज का भी यूज कर लिया। एज, लाइक, सो एज, एजेस से जब हम दो डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो दिस इज नॉन एज सिमिली। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सिमिली। 26 का आंसर आप बी करेंगे, सिमिली। फिर देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अकर्स इन द सेकंड स्टेंजा, इनमें से कौन सी लाइन सेकंड स्टेंजा में आती है? कौन सी लाइन सेकंड स्टेंजा में आती है? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ये तो फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन थी, ब्रीज वाली, ये तो नहीं है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, ये सेकंड स्टेंजा में आती है कि वो डांस करते हैं वेव्स की, उनके स्टार्स और ना जो जिक्र करता है, तो ये आता है उसके अंदर। दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स, ये वेव्स वाली कहानी ये तीसरे स्टेंजा में आती है। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ये फर्स्ट वाले स्टेंजा में आता है। तो सेकंड स्टेंजा में तो आंसर अपना बी होगा, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है फर्स्ट स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में, तो थोड़ा सा आपको ना बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा पोएम को। क्वेश्चन नंबर 28, द राइम स्कीम यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में राइम स्कीम कौन सी थी? ए बी ए बी सी सी। किसमें दे रखा है? ए बी बी ए बी ए बी ए बी, नहीं, ए बी सी सी। तो आंसर 28 का अपना हो जाएगा सी। ठीक है, ए बी सी सी। 29, द पोएम डैफोडिल्स हैज, डैफोडिल्स पोएम में कितने स्टेंजा, कितनी लाइन है? 4 स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स ईच, 4 स्टेंजा है, हर में 8-8 नहीं। 5 स्टेंजा 6 लाइन नहीं, 4 स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स ईच, यस, 4 स्टेंजाज हैं और हर स्टेंजा में 6 लाइन्स है। तो अपना आंसर सी हो जाएगा। डैफोडिल्स इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, डैफोडिल्स जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ऑफ वर्ड्सवर्थ इन द कंपनी ऑफ, जिसमें वो किसके कंपनी के साथ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, किसकी कंपनी में वो एक्सपीरियंस लेता है, किसके साथ रहता है उस समय जब वो डैफोडिल्स को देखता है अल्सवाटर लेक के किनारे। तो ही वॉज विद हर सिस्टर डोरोथी। तो कॉलरिज, लूसी, डोरोथी, शेली, डोरोथी के साथ होता है, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, while writing daffodils, Wordsworth was reminded of few daffodils growing on the bank of the lake. जब वो रिमाइंड करता है कुछ डैफोडिल्स को, while writing daffodils, Wordsworth को कुछ डैफोडिल्स याद आते हैं growing on the bank of the lake, लेक के किनारे। तो ऑफ द लेक, लेक क्या थी वो? टेम्स, अल्सवाटर, पनामा, सांबर, अल्सवाटर। कौन सी लेक थी वो? अल्सवाटर। तो ये भी देखो क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बना के दिया है। आगे देखिए, डैफोडिल्स इलिस्ट्रेट्स वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ, जो डैफोडिल्स है वो वर्ड्सवर्थ की कौन सी थ्योरी को यहाँ प्रूव करती है, इलिस्ट्रेट, उदाहरण देती है? उसके पोएटिक डिक्शन का, ड्रामेटिक राइटिंग, लिरिक थ्योरी, सोनेट राइटिंग। पोएटिक डिक्शन, वर्ड्सवर्थ ने जो अपना पोएटिक डिक्शन दिया था, पोएम की परिभाषा दी थी कि पोएट्री होती क्या है, तो उसने कहा था द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस, फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और डैफोडिल्स बिल्कुल इसी पोएटिक जो परिभाषा थी, डिक्शन थी, उसी का एग्जाम्पल है। तो पोएटिक डिक्शन के हिसाब से ये आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, डैफोडिल्स इज अ पोएम ऑफ 4 स्टेंजा, 3 स्टेंजा, 2 स्टेंजा, 1 स्टेंजा। 4 स्टेंजाज हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ईच स्टेंजा ऑफ डैफोडिल्स कंटेन्स, हर स्टेंजा में कितनी लाइंस थी? 6 6 6 6, 24 लाइंस टोटल। हर स्टेंजा में 6 6 लाइंस थी, तो 6 लाइन होगा। हर स्टेंजा में कितनी लाइन कंटेन थी? 4 6 8 लाइन, 8 3 6 लाइन। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इस तरह के, बट ये तभी सिंपल लगेंगे जब आपको बात याद होगी। जैसे अगर हम बात करें जॉन डन वाले की, तो उसमें 3 स्टेंजा थे 9 9 लाइंस के,
यहाँ अलग है, 4 स्टेंजाज हैं 6 लाइन्स के। और मिल्टन वाली बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो उसमें तो 14 लाइन्स का एक सोनेट था वो। यूजिंग अ ब्यूटीफुल सिमिली इन डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स हिमसेल्फ, इसमें बहुत ही खूबसूरत सिमिली का यूज किया वर्ड्सवर्थ ने और अपने आप को कंपेयर किया फर्स्ट लाइन में। सिमिली एज का यूज, एज का साथ यूज करके, आई वेंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, तो एज वहां पर आया था। तो कौन सी ब्यूटीफुल सिमिली इसमें है? लॉनली क्लाउड, स्टार, मंकी वेयर, किससे तुलना करी उसने? उससे कंपेयर हिमसेल्फ टू अ लॉनली क्लाउड। और लाइन थी अपनी, आई वेंडर्ड लॉनली as a cloud, I wandered lonely as a cloud। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। आई होप बात समझ आ रही है आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, यूजिंग अनदर सिमिली वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स, एक सिमिली और यूज करता है, उसमें वो कंपेयर करता है डैफोडिल्स टू, डैफोडिल्स को पहले तो अपने आप को कंपेयर करता है क्लाउड से, लॉनली क्लाउड से, फिर एक अलग स्टेंजा में, सेकंड स्टेंजा में वो कंपेयर करता है डैफोडिल्स को स्टार से, मिल्की वे में जो स्टार्स है ना उनसे, तो स्टार से कंपेयर करता है। ए आंसर हो जाएगा। डैफोडिल्स को कंपेयर करता है स्टार से, ठीक है ना। ओके, बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। द पोएम डैफोडिल्स was first published in the collection, जो डैफोडिल्स पोएम थी वो सबसे पहले पब्लिश हुई कहां पर? पोएम्स, लिरिकल बैलेड्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम, सबसे पहले तो यहां पर हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम 1807 में, जहां उसने पोएम को टाइटल भी नहीं किया था। फिर 1815 में उसने दोबारा उसको रिवाइज करके पब्लिश करवाया और तब उसने उसको पब्लिश करवाया था कलेक्टेड पोएम्स में। शुरू में करवाया उसने 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन डिड द पोएट रिमेंबर द डैफोडिल्स, वर्ड्सवर्थ को डैफोडिल्स कब याद आते हैं? जब वो पेंसिव मूड में होता है, वैकेंट मूड में होता है, इन अ चीयरफुल मूड, इन अ पेंसिव मूड, लोनलीनेस, इन अ ड्रेडफुल स्टेट। तो इसमें लाइन में दे रखा है इन अ पेंसिव मूड, वैकेंट एंड पेंसिव मूड। तो जो सही आंसर होगा, वैसे लोनलीनेस भी हो सकता है, बट जो डैफोडिल्स जब याद आता है तो वो पेंसिव मूड में होता है इस पोएम के अकॉर्डिंग बात करें तो सटीक आंसर उसका होगा पेंसिव मूड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, द रिमेम्बरेंस ऑफ द डैफोडिल्स, उसको जो डैफोडिल्स की याद आती है, फिल्स द हार्ट ऑफ द पोएट विद, वो उसके हार्ट को भर देता है, किससे? खुशी से। किससे भर देता है? वो खुशी से भर देता है। तो फियर से, सोरो से, हैप्पीनेस से, उसको हैप्पीनेस से भर देता है, खुशी से भर देता है। जैसे उसको डैफोडिल्स याद आते हैं, रिमेंबर आते हैं, रिमेंबर होते हैं, तो उसका ना दिल खुश हो जाता है, उसका पेंसिव मूड से वो खुश हो जाता है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ड्सवर्थ पोएट्री एक्सप्रेसेस, ये जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है डैफोडिल्स पूरी आपने पढ़ी, ये क्या एक्सप्रेस करती है? ये नेचर का लव एक्सप्रेस करती है कि कैसे वो नेचर से प्यार करता है, उसको डैफोडिल्स, लेक, इन सबको देखकर जो खुशियां होती हैं उसको व्यक्त करता है। ए न्यू एटीट्यूड टू नेचर, ये नेचर के बारे में एक नया एटीट्यूड आपको एक्सप्रेस करता है। बिल्कुल सही बात है कि नेचर में कैसे वो ना खुशी देख रहा है, वो डांस देख रहा है, जो पैंथीस्ट क्योंकि वो है तो उसको पैंथिस्टिक एटीट्यूड उसके यहाँ नजर आता है नेचर के प्रति। तो बिल्कुल ए सही आंसर हो सकता है। गॉड की बात करता है, फ्रीडम की, आजादी की बात करता है, नहीं, ए आंसर होगा। ए न्यू एटीट्यूड टू नेचर, जिसको हम बोलते हैं पैंथेस्टिक एटीट्यूड, ये उसका यहां पर एटीट्यूड नजर आता है। पैंथिस्टिक एटीट्यूड, नेचर के प्रति एक एटीट्यूड नया बदलता है कि वो कहता है कि वी शुड वर्शिप नेचर, हमें नेचर को भी वर्शिप करना चाहिए। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों आपके लिए 41, मैंने 41 क्वेश्चन दिए आपको इसके अंदर, देखिए आप। एट द एंड ऑफ द पोएम डैफोडिल्स, जब डैफोडिल्स पोएम खत्म होती है लास्ट में, द पोएट लीव्स द रीडर विद अ रियर्निंग टू फाइंड, तो वो ना रीडर को, आपको जो कविता पढ़ रहे हैं उसको पोएट ना एक स्टेज पे लाके छोड़ देता है,
वो आपको लीव्स द रीडर विद अ yearning टू फाइंड, एक कहता है कि लास्ट में वो छोड़ देता है कि भाई आपको एक yearning मतलब इच्छा, एक लालसा रखनी है किस चीज की, कि आपको जैसे पोएट वर्ड्सवर्थ को जैसे वो डैफोडिल्स याद आते हैं, और क्योंकि वो एक अच्छी खूबसूरत जगह पे गया था और उसको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था डैफोडिल्स का, बहुत खूबसूरत वो फ्लावर्स थे, तो जैसे वो दुखी था पेंसिव मूड में अब, और उसको जब वो वापस याद आते हैं, रिकलेक्ट करता है वो डैफोडिल्स को, तो उसे बड़ी खुशी मिलती है, उसका हार्ट जो होता है वो विथ प्लेजर खुशी से भर जाता है। तो वो कह रहा है कि इसी प्रकार आपको भी ना जीवन में नेचर के अच्छे एक्सपीरियंस लेने चाहिए, आपको नेचर में अच्छी जगह घूमना चाहिए, एक अच्छा एटीट्यूड आपको नेचर के प्रति डेवलप करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कभी दुखी हो, आप पेंसिव मूड में हो, वैकेंट हो, तो आप उन सोलिट्यूड केस में, लोनलीनेस में, आप उन खुशियों को वापस रिकलेक्ट करके रिमेम्बरेंस के साथ में आप खुश हो सकते हैं। तो ये ऐसा इच्छा आपको रखनी चाहिए। ये इस चीज पे में छोड़ के जाता है पोएट, yearning to find perfect place for living, perfect place of nature's beauty। नेचर्स ब्यूटी का एक परफेक्ट प्लेस ढूंढने की बात करता है, जहाँ खूबसूरत चीजें हों, उन जगह को जाके आप ढूंढें, वहां जाएं, वहां रुकें, इंजॉय करें उनको, ठीक है ना, मैस्मराइज हों, और बाद में अपनी लाइफ को अच्छा जिए। यूटोपियन पीस नहीं, कोई यूटोपियन पीस की बात नहीं करता, वो नेचर्स ब्यूटीफुल प्लेस जो होते हैं ना, उनकी बात करता है। तो आंसर इसका सी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये पूरी पोएम, इसका टेक्स्ट, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें और ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो मेरी तरफ से ये पूरी पोएम खत्म हो गई है। अब आपको इस पोएम के बारे में समझ विकसित हो चुकी है। आप चाहें तो कहीं से और भी इसको पढ़ सकते हैं, नेट वेट पे जाएं, देखें, म्यूजिक सुने, पोएम को सुने और अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, बट एग्जाम के हिसाब से इट्स इनफ। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये पोएम भी समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पोएम के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, चाओ।